दोस्तों, जरा सोचो, एक छोटा सा लड़का तमिलनाडु के एक छोटे से आइलैंड टाउन रामेश्वरम में, जहां ना बिजली थी, ना फोन, ना कोई लग्जरी, उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना महंगा खाना। सुबह 4 बजे उठता था, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था ताकि अपनी स्कूल की फीस जमा कर सके। उसके अब्बा बोट्स रेंट पर देते थे और कोकोनट बेचते थे। लोग कहते थे कि ये लड़का क्या करेगा, एक फिशरमैन का बेटा, एक गरीब मद्रासी मुस्लिम लड़का, इसका क्या फ्यूचर है। लेकिन दोस्तों, वही लड़का, वही नन्ही सी आंखें जो रात को तारों को देखती थी और सोचती थी कि मैं एक दिन इन तारों को छू लूंगा, वही लड़का आगे जाके भारत का 11th प्रेसिडेंट बना। वही लड़का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाया। वही लड़का दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट्स में गिना गया। ये कहानी है डॉक्टर अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम की। ये कहानी है उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर की, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो उन्होंने अपने हाथों से लिखी है। जब मैंने ये किताब पहली बार पढ़ी तो मैं रो दी थी, सीरियसली, क्योंकि ये कहानी हमें बताती है कि पावर्टी कोई कर्स नहीं है, ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। फेलियर्स कोई एंड नहीं है, ये एक नया बिगिनिंग है। और सपने देखना कोई पागलपन नहीं है, ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। तो चलो शुरू करते हैं इस इनक्रेडिबल जर्नी को। चैप्टर 1, बचपन, रामेश्वरम की गलियां। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था रामेश्वरम में, जो तमिलनाडु का एक छोटा सा आइलैंड टाउन है। ये जगह पाम्बन आइलैंड पर है, जहां समुंदर की लहरें दिन रात गरजती हैं। उनके पिताजी का नाम था जैनुलाब्दीन, एक बहुत ही शरीफ, सिंपल और स्पिरिचुअल इंसान। वो बोट्स बनाते थे और उन्हें फिशरमैन को रेंट पर देते थे। वो बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उनके अंदर एक अमीर रूह थी। कलाम कहते हैं कि उनके अब्बा ने उन्हें सबसे पहला सबक ये सिखाया, मुश्किलों से डरो मत, उनका सामना करो। उनकी अम्मी का नाम था आशी अम्मा, एक बहुत ही जेनरस औरत। कलाम लिखते हैं कि उनकी माँ इतनी जेनरस थी कि चाहे घर में खाना कम हो, वो हमेशा पड़ोसियों को, गेस्ट्स को खिलाती थी। कभी कभी तो वो खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन दूसरों को खाना जरूर देती थी। कलाम को ये बात बहुत अफेक्ट करती थी। कलाम के घर में कोई लग्जरी नहीं थी। एक पक्का घर था मॉस्क स्ट्रीट पर, लेकिन बहुत बेसिक था। उन्होंने लिखा है कि वी वर अ लार्ज फैमिली, माय फादर, मदर एंड 5 सिबलिंग्स लिविंग इन अ मॉडेस्ट हाउस। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, न्यूज़पेपर नहीं आता था इजीली, और टाउन बहुत आइसोलेटेड था मेनलैंड से। चैप्टर 2, बचपन की टीचर्स और मेंटोर्स। कलाम की जिंदगी में 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे बचपन में। 1, जैनुलाब्दीन, फादर। उनके अब्बा रोज सुबह 4 बजे उठते थे नमाज के लिए और फिर रामेश्वरम टेम्पल के पास शिवा टेम्पल के प्रीस्ट के साथ बात करते थे। यस, यू हर्ड इट राइट, एक मुस्लिम इंसान और एक हिंदू प्रीस्ट, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। ये सेक्युलर वैल्यूज कलाम ने बचपन से देखी थी। एक बहुत इमोशनल इंसिडेंट है। कलाम लिखते हैं कि उनके अब्बा बैरली पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके पास एक इनीट विजडम थी। जब भी कोई प्रॉब्लम आती, लोग उनके पास आते थे एडवाइस के लिए। उनके अब्बा कहते थे, अल्लाह अपनी बंदों की मदद जरूर करता है, लेकिन पहले तुम अपनी मदद खुद करो। 2, पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। ये रामेश्वरम टेम्पल की हेड प्रीस्ट थी और कलाम के अब्बा की क्लोज फ्रेंड थी। उनके साथ कलाम के अब्बा रोज शाम को बैठते थे और फिलॉसफी डिस्कस करते थे, इस्लाम और हिंदुइज्म की सिमिलैरिटीज के बारे में। कलाम ने यहाँ से सीखा कि धर्म डिवाइड नहीं करता, धर्म यूनाइट करता है। एक इंसिडेंट कलाम ने लिखा है जो बहुत पावरफुल है। जब कलाम स्कूल में थे, तब एक नई टीचर आई। क्लास में कलाम एक ब्राह्मण लड़की के साथ बैठकर खाना खा रही थी। टीचर ने ये देखा और उन्हें अलग बिठा दिया। एक मुस्लिम लड़का ब्राह्मण के साथ नहीं बैठेगा। कलाम बहुत दुखी हुए। जब ये बात लक्ष्मणा शास्त्री जी को पता चली तो उन्होंने उस टीचर को बुलाया और कहा, ये सब क्या है, अगर तुम ऐसी बातें सिखाओगी तो तुम यहाँ से जाओ। टीचर ने माफी मांगी। ये इंसिडेंट कलाम के दिल में हमेशा के लिए बस गया। 3, अहमद जलालुद्दीन। ये कलाम के कजन थे और उनके जीजू भी। उन्होंने कलाम की बहन से शादी की। जलालुद्दीन बहुत एजुकेटेड थे और कलाम को हमेशा इनकरेज करते थे कि पढ़ो, आगे बढ़ो, दुनिया देखो। वो कलाम के फर्स्ट इंटेलेक्चुअल मेंटर थे। 4, शमसुद्दीन। ये कलाम के क्लोज रिलेटिव थे जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जब कलाम छोटे थे तब WW2 वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और डिमांड फॉर न्यूज़पेपर्स बढ़ गई। कलाम ने शमसुद्दीन की मदद शुरू की। सुबह सुबह न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये कलाम की पहली जॉब थी। इससे उन्होंने सीखा कि मेहनत करना कोई शर्म की बात नहीं है। चैप्टर 3, स्कूल लाइफ और पहला सपना। कलाम पढ़ाई में एवरेज थी, ना बहुत ब्रिलियंट ना वीक,
लेकिन उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी जो उन्हें स्पेशल बनाती थी। वो हमेशा सवाल पूछते थे, ये कैसे होता है, वो क्यों होता है। रामेश्वरम में उनकी टीचर थी इयादुरे सोलोमन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है कलाम की लाइफ में। सोलोमन सर कहते थे, टू सक्सीड इन लाइफ एंड अचीव रिजल्ट्स यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड मास्टर 3 माइटी फोर्सेस, डिजायर, बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन। सोलोमन सर ने कलाम को पहली बार ये फील कराया कि एक गरीब लड़का भी कुछ बड़ा कर सकता है। वो कहते थे, कलाम तुम रामेश्वरम में पैदा हुए हो, लेकिन तुम्हें यहाँ रहना जरूरी नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। पहला सपना पायलट बनना। कलाम का पहला सपना था कि वो पायलट बने। उन्होंने बर्ड्स को उड़ता देखा था और सोचते थे कि मैं भी उड़ा सकता हूँ। ये सपना तब और स्ट्रॉन्ग हुआ जब उन्होंने पहली बार एक एरोप्लेन देखा। रामेश्वरम में कोई प्लेन नहीं आता था यूजुअली, लेकिन एक बार कोस्ट के पास एक प्लेन उड़ा। कलाम ने लिखा है कि उस दिन उनका दिल बोला, मैं एक दिन जरूर उड़ूंगा। चैप्टर 4, हायर एजुकेशन, रामेश्वरम से बाहर। कलाम ने श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथापुरम से स्कूलिंग कंप्लीट की। फिर वो तिरुचिरापल्ली, ट्रिची गए सेंट जोसेफ्स कॉलेज में बीएससी फिजिक्स करने। ये उनकी पहली बार घर से दूर जाना था। कॉलेज में कलाम ने फिजिक्स पढ़ी, लेकिन उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका असली पैशन इंजीनियरिंग है, स्पेसिफिकली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। वो प्लेन्स के बारे में पढ़ते थे, मॉडल्स बनाते थे। बीएससी के बाद कलाम ने 1954 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT मद्रास में एडमिशन लिया एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। चैप्टर 5, MIT मद्रास, इंजीनियरिंग की दुनिया। MIT मद्रास में कलाम की जिंदगी बदल गई। यहाँ उन्हें प्रोफेसर्स मिली जो वर्ल्ड क्लास थी। प्रोफेसर स्पॉन्डर ये एरोडायनामिक्स पढ़ाती थी। एक बार कलाम ने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया जो बिलो एवरेज था। प्रोफेसर स्पॉन्डर ने कहा, कलाम तेरे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन तू मेहनत नहीं कर रहा। मैं तुझे 3 दिन देता हूँ। अगर तूने ये प्रोजेक्ट दोबारा करके नहीं लाया तो मैं तेरा स्कॉलरशिप कैंसिल करवा दूंगा। कलाम ने 3 दिन 3 रात जाग कर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और प्रोफेसर ने कहा, दिस इज एक्सीलेंट। ये इंसिडेंट ने कलाम को सिखाया कि डेडलाइंस और प्रेशर में कैसे काम करना है। प्रोफेसर नारासिंहा राव ये डिजाइन पढ़ाते थे। उन्होंने कलाम को एयरक्राफ्ट डिजाइन की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया। MIT में कलाम का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था एक लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट डिजाइन करना। उन्होंने बहुत मेहनत की इस प्रोजेक्ट पर, लेकिन वो पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं थे अपने काम से। चैप्टर 6, 2 सपने 2 रास्ते। MIT से ग्रेजुएट होने के बाद कलाम के सामने 2 ऑप्शंस थे। 1, इंडियन एयरफोर्स IAF फाइटर पायलट बनना। 2, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन DTDNP डिफेंस मिनिस्ट्री। कलाम ने दोनों के लिए अप्लाई किया। उन्हें दोनों जगह इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। देहरादून इंटरव्यू IAF। कलाम देहरादून गए एयरफोर्स सिलेक्शन के लिए। बहुत सारी कैंडिडेट्स थे। कलाम का इंटरव्यू अच्छा गया, लेकिन रिजल्ट्स आई तो कलाम का नाम नहीं था सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में। वो 9th रैंक पर आए थे और सिर्फ 8 पोजीशंस थी। एक जगह से वो रह गए। ये मोमेंट बहुत डेवास्टेटिंग था कलाम के लिए। उनका बचपन का सपना पायलट बनना टूट गया। वो बहुत उदास थे। ऋषिकेश में एक एनकाउंटर। देहरादून से वापस जाते हुए कलाम ऋषिकेश गए। वहां स्वामी शिवानंदा के आश्रम में गए। कलाम ने स्वामी जी से कहा कि मेरा सपना टूट गया। स्वामी जी ने कहा, एक्सेप्ट योर डेस्टिनी, डू नॉट गेट डिसहार्टेंड, व्हाटएवर हैपेंड इज फॉर गुड, गॉड हैज बेटर प्लान्स फॉर यू। ये वर्ड्स कलाम के दिल में उतर गए। उन्होंने डिसाइड किया कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब मैं आगे देखता हूँ। DTDNP सिलेक्शन। कलाम DTDNP में सिलेक्ट हो गए एज सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। 1958 में उन्होंने ज्वाइन किया। ये उनकी पहला प्रोफेशनल जॉब थी, लेकिन ये जॉब बोरिंग थी। कलाम उड़ना चाहते थे, लिटरली और फिगरेटिवली। ये डेस्क जॉब उनके लिए सेटिस्फाइंग नहीं थी। चैप्टर 7, इनकोस्पार और डॉक्टर विक्रम साराभाई का आना। 1962 में कलाम की जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर थे, उन्होंने एक टीम बनाई इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च करने के लिए। कलाम को इस टीम में सिलेक्ट किया गया। ये था इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। कलाम थुम्बा गए केरला में, जहां इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनना था। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, थुम्बा में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। एक पुरानी चर्च थी, एक बिशप्स हाउस था, वही लैब बन गया। एक शेड था, वही वर्कशॉप बन गई। टॉयलेट को केमिकल स्टोरेज रूम बनाया गया। लेकिन पैशन इतना था कि टीम ने काम करना शुरू किया।
डॉक्टर साराभाई की गाइडेंस में कलाम ने अपना पहला रॉकेट प्रोजेक्ट शुरू किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई का इम्पैक्ट। कलाम लिखते हैं कि डॉक्टर साराभाई ने उनकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दी। साराभाई एक ऐसी लीडर थे जो कभी अपने टीम मेंबर्स को छोटा नहीं फील कराते थे, हमेशा एनकरेज करते थे, फेलियर पर डांटने की जगह सीखने को कहते थे, बड़े सपने दिखाते थे। साराभाई ने कलाम को नासा भेजा ट्रेनिंग के लिए। 1963 में कलाम पहली बार अमेरिका गए। लैंगली रिसर्च सेंटर, नासा गॉडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर और वॉलप्स फ्लाइट फैसिलिटी में ट्रेनिंग ली। ये उनके लिए आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था। उन्होंने देखा कि अमेरिका में कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है और उन्होंने सोचा ये सब इंडिया में भी होना चाहिए। चैप्टर 8 SLV-3 इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पार्ट कलाम की लाइफ का सबसे इंटेंस फेज है। डॉक्टर साराभाई ने कलाम को एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दी। SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया। सोचो, एक इंसान जो कल तक एक जूनियर इंजीनियर था, उसे एक पूरी नेशन का फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डिजाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। कलाम पर बहुत प्रेशर था। SLV-3 क्या था? ये इंडिया का पहला इंडिजिनसली डिजाइंड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। इसका काम था कि एक सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करे। ये प्रोजेक्ट इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटी का प्रूफ होना था दुनिया को। चैलेंजेस। टेक्नोलॉजी। इंडिया के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था रॉकेट्स बनाने का। बजट, बहुत लिमिटेड पैसा था। मैन पावर, ट्रेन्ड इंजीनियर्स बहुत कम थे। इंटरनेशनल प्रेशर, वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहती थी कि इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करे। ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट अप्रूवल्स में बहुत टाइम लगता था। कलाम ने अपनी पूरी टीम को मोटिवेट किया। वो दिन रात काम करते थे, लिटरली 18-20 घंटे रोज। चैप्टर 9 डॉक्टर साराभाई की मौत, एक बड़ा दुख। 1971 में एक बहुत बुरा दिन आया। डॉक्टर विक्रम साराभाई का सडन डिमाइज हो गया थिरुवनंतपुरम में। कलाम के लिए ये एक पर्सनल ट्रेजेडी थी। उन्होंने अपना मेंटर, अपना गाइड, अपना फादर फिगर खो दिया था। कलाम लिखते हैं, I was shattered. The man who had given me wings was no more. I felt orphaned. लेकिन कलाम ने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर साराभाई का सपना जरूर पूरा करेंगे। SLV-3 प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना ये अब उनका मिशन बन गया। चैप्टर 10 प्रोफेसर सतीश धवन, नया मेंटर। डॉक्टर साराभाई के बाद प्रोफेसर सतीश धवन ने इसरो का चार्ज लिया। वो एक ब्रिलियंट एरोडायनामिसिस्ट थे। कलाम को इनिशियली डर था कि शायद नए चेयरमैन उन्हें सपोर्ट ना करें, लेकिन धवन सर ने कलाम को फुल सपोर्ट दिया। और फिर आया वो दिन। चैप्टर 11 SLV-3 का पहला लॉन्च, फेलियर, सैड। 10 अगस्त 1979 SLV-3 का पहला लॉन्च हुआ श्रीहरिकोटा से। पूरी टीम एक्साइटेड थी। कलाम ने इयर्स की मेहनत लगाई थी। काउंटडाउन हुआ, 10, 9, 8, 3, 2, 1, लॉन्च। रॉकेट उठा, लेकिन 317 सेकंड्स के बाद कंट्रोल लॉस्ट हो गया और रॉकेट बे ऑफ बंगाल में गिर गया। फेलियर। कलाम डेवस्टेटेड थे, उनकी टीम डेवस्टेटेड थी, पूरे देश की उम्मीदें टूट गई थी। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट और इमोशनल मोमेंट आता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। प्रोफेसर सतीश धवन खुद आए। उन्होंने माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर कहा, द फेलियर इज माइन, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलाम को शेड में रख लिया। क्रेडिट नहीं ली फेलियर की कलाम के सर पर, खुद अपने सर ली। कलाम लिखते हैं कि ये मोमेंट उन्होंने कभी नहीं भूला। एक लीडर कैसा होता है ये उन्होंने उस दिन सीखा। जब फेलियर हो तो लीडर खुद जिम्मेदारी ले, जब सक्सेस हो। चैप्टर 12 SLV-3 का दूसरा लॉन्च, सक्सेस, पार्टी। 18 जुलाई 1980 SLV-3 का दूसरा लॉन्च।
चैप्टर 16 पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइसेस। इस जगह मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। कलाम ने क्या क्या सैक्रिफाइस किया अपने देश के लिए। शादी नहीं की, कलाम ने लाइफ टाइम बैचलर रहा। उनका कहना था कि उनका काम ही उनकी फैमिली है, उनकी स्टूडेंट्स ही उनके बच्चे हैं। दौलत नहीं कमाई, एक मिसाइल प्रोग्राम का डायरेक्टर होने के बाद भी कलाम के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई लग्जरी नहीं थी। वो सिंपल जिंदगी जीते थे। पर्सनल रिलेशनशिप सैक्रिफाइस की, अपने फैमिली से दूर रहे कई साल, अपने भाई बहनों से मिलने का वक्त नहीं मिलता था। कलाम लिखते हैं कि उनके अब्बा की मौत के वक्त वो थुम्बा में थे, रॉकेट लॉन्च की प्रिपरेशन में। उन्हें खबर मिली लेट, वो टाइम पर नहीं पहुंच सके। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट था। इसी तरह उनकी अम्मी की मौत भी हुई जब वो काम में बिजी थे। कलाम लिखते हैं, My mother's death was the greatest loss of my life. She was the one who believed in me when nobody else did. Chapter 17 टीम बिल्डिंग और लीडरशिप। कलाम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर थे। उनकी लीडरशिप स्टाइल यूनिक थी। एक्सेसिबिलिटी, कलाम का ऑफिस का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। कोई भी इंजीनियर, कोई भी साइंटिस्ट उनके पास डायरेक्टली आ सकता था। एम्पावरमेंट, वो अपनी टीम के यंग मेंबर्स को बड़ी डिसीजंस लेने देते थे। उनका कहना था, गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे विल राइज टू द ओकेजन। नो ब्लेम गेम, जब कोई एक्सपेरिमेंट फेल होता तो कलाम कभी किसी को ब्लेम नहीं करते थे। वो कहते थे, लेट्स लर्न फ्रॉम दिस एंड ट्राई अगेन। वर्क एथिक, कलाम रोज सुबह 6 बजे ऑफिस आ जाते थे और रात 11 बजे जाते थे। सैटरडे संडे का कॉन्सेप्ट नहीं था उनके लिए। पर्सनल टच, वो अपनी टीम के हर मेंबर का बर्थडे याद रखते थे, फैमिली प्रॉब्लम्स में मदद करते थे। चैप्टर 18 इंटरनेशनल प्रेशर और सैंक्शंस। जब इंडिया मिसाइल्स डेवलप कर रहा था तब अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत प्रेशर डाला इंडिया पर। MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम के थ्रू उन्होंने इंडिया को टेक्नोलॉजी डिनाई की। 1992 में अमेरिका ने इंडिया पर सैंक्शंस लगाए। रशियन क्रायोजेनिक इंजन डील ब्लॉक किया गया। कई इंडियन साइंटिस्ट्स पर अमेरिकन एजेंसीज ने प्रेशर डाला, लेकिन कलाम और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने सब कुछ इंडिजिनसली डेवलप किया। जो टेक्नोलॉजी बाहर से मिलनी बंद हुई वो खुद बनाई। कलाम कहते थे, Sanctions are the best thing that can happen to a country. They force you to become self-reliant. Chapter 19 पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट। ये चैप्टर विंग्स ऑफ फायर में डायरेक्टली नहीं है क्योंकि बुक 1999 में पब्लिश हुई थी और पोखरन 2 भी 1998 में हुआ, लेकिन कलाम की लाइफ में ये एक पिवटल मोमेंट था। 11 मई 1998 और 13 मई 1998 इंडिया ने पोखरन में सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट्स किए। कलाम इस प्रोजेक्ट की साइंटिफिक एडवाइजर थी टू द डिफेंस मिनिस्टर। ये टेस्ट्स इतने सीक्रेटली कंडक्ट किए गए कि अमेरिकन CIA को भी पता नहीं चला। सैटेलाइट से बचने के लिए रात को काम होता था, इक्विपमेंट को कैमोफ्लेज किया जाता था। जब टेस्ट सक्सेसफुल हुए पूरी दुनिया शॉक्ड थी। इंडिया ने अनाउंस किया कि वो अब एक न्यूक्लियर पावर है। पार्ट 4 कॉन्टेम्पलेशन 1991 to 1999। चैप्टर 20 अवार्ड्स और रिकॉग्निशन। कलाम को ढेर सारे अवार्ड्स मिले। पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न 1997, वॉन ब्रॉन अवार्ड 2013 और काउंटलेस ऑनररी डॉक्टरेट्स। लेकिन कलाम कहते थे कि उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है जब कोई स्टूडेंट उनके पास आता है और कहता है, सर आपकी वजह से मैंने अपना सपना पूरा किया। चैप्टर 21 फिलॉसफी और स्पिरिचुअल जर्नी। कलाम एक डीपली स्पिरिचुअल इंसान थे। वो कुरान पढ़ते थे, भगवद गीता पढ़ते थे, बाइबल पढ़ते थे, थिरुकुरल तमिल स्क्रिप्चर पढ़ते थे। उनका मानना था कि सभी धर्म एक ही बात कहते हैं, अच्छा इंसान बनो, मेहनत करो, दूसरों की मदद करो। कलाम वीणा बजाते थे। यस, इंडिया के मिसाइल मैन एक म्यूजिशियन भी थे। रात को काम के बाद वो वीणा बजाते थे, ये उनका रिलैक्सेशन था। चैप्टर 22 विजन 2020। कलाम ने इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम लिखी YS राजन के साथ। इस बुक में उन्होंने इंडिया के लिए एक विजन दिया कि 2020 तक इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बन सकता है। उनके की पॉइंट्स थे, एजुकेशन सिस्टम को कंप्लीटली ओवरहॉल करना, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी लाना, हेल्थ केयर एक्सेसिबल बनाना, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। कुछ टारगेट्स पूरी हुई, कुछ अभी भी पेंडिंग हैं, लेकिन कलाम का विजन आज भी रेलेवेंट है।
Part 5 Beyond the Book President Kalam Chapter 23 राष्ट्रपति बनने की कहानी 2002 में अब्दुल कलाम को इंडिया का 11th प्रेसिडेंट बनाया गया। एक साइंटिस्ट, एक बैचलर, एक सिंपल इंसान, राष्ट्रपति भवन में। कलाम प्रेसिडेंट बने तब उनके पास क्या था? कुछ किताबें, एक वीणा, कुछ जूते, सिंपल कपड़े, बस इतना ही सामान था उनका जब वो राष्ट्रपति भवन में गए। प्रेसिडेंट के रूप में कलाम चिल्ड्रंस प्रेसिडेंट, वो हमेशा बच्चों से मिलते थे। राष्ट्रपति भवन के गेट्स बच्चों के लिए हमेशा खुले रहते थे। पीपल्स प्रेसिडेंट, वो प्रोटोकॉल तोड़ते थे, कॉमन पीपल से डायरेक्टली मिलते थे। इंस्पिरेशन, हर कॉलेज, हर स्कूल में जाते थे और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते थे। एक फेमस इंसिडेंट, कलाम जब प्रेसिडेंट थे तब वो एक स्कूल गए। एक छोटी सी लड़की ने उनसे कहा, सर मुझे प्रेसिडेंट बनाना है। कलाम ने पूछा, क्यों? लड़की ने कहा, ताकि मैं आप जैसी बन सकूं। कलाम की आंखें भर आई थीं। चैप्टर 24 टीचिंग, उनका सबसे प्यारा काम। प्रेसिडेंसी के बाद कलाम ने क्या किया? वो टीचर बन गए। IIM अहमदाबाद, IIM इंदौर, IIT में पढ़ाने लगे। वो कहते थे, टीचिंग इज द मोस्ट नोबल प्रोफेशन। अ टीचर कैन शेप द फ्यूचर ऑफ एन एंटायर नेशन। वो हर लेक्चर में स्टूडेंट से एक सवाल पूछते थे, व्हाट इज योर ड्रीम? अगर किसी के पास जवाब नहीं होता तो वो कहते थे, गो बैक एंड थिंक, कम टू मी व्हेन यू हैव अ ड्रीम। की थीम्स ऑफ विंग्स ऑफ फायर। थीम 1, पॉवर्टी से सक्सेस। कलाम की कहानी प्रूव करती है कि गरीबी कोई लिमिटेशन नहीं है। एक न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला लड़का राष्ट्रपति भवन पहुंच सकता है अगर उसके पास सपने हैं और मेहनत करने की ताकत है। थीम 2, मेंटरशिप का पावर। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक मेंटर होता है। कलाम की लाइफ में फादर वैल्यूज दिए, इयादुराय सोलोमन कॉन्फिडेंस दिया, डॉक्टर विक्रम साराभाई विजन दिया, प्रोफेसर सतीश धवन लीडरशिप सिखाया। थीम 3, फेलियर से डरना नहीं। SLV 3 की फर्स्ट फेलियर, एयरफोर्स में रिजेक्शन। हर फेलियर ने कलाम को और स्ट्रॉन्ग बनाया। कलाम कहते थे, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। थीम 4, टीम वर्क। कोई भी बड़ी चीज अकेले नहीं होती। कलाम हमेशा अपनी टीम को क्रेडिट देते थे। वो कहते थे, आई एम नथिंग विदाउट माई टीम। थीम 5, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। भारत रत्न, प्रेसिडेंट, इतना सब होने के बाद भी कलाम सिंपल रहे। कोई शो ऑफ नहीं, कोई लग्जरी नहीं, बस काम और देश की सेवा। थीम 6, सेक्युलर वैल्यूज। कलाम मुस्लिम थे लेकिन गीता पढ़ते थे, टेंपल जाते थे, चर्च जाते थे। उनका मानना था कि गॉड एक है, रास्ते अलग हैं। इमोशनल मोमेंट्स फ्रॉम द बुक। मोमेंट 1, फादर्स बूट। एक बार स्टॉर्म आया और कलाम की फादर की बोट टूटी। फैमिली की इनकम का सोर्स खत्म। तब कलाम ने पहली बार देखा कि उनकी अब्बा रोते हुए दुआ मांग रही थी। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग अब्बा फिर से काम पर लग गए। कलाम ने सीखा, रोना अलाउड है लेकिन उठना कंपल्सरी है। मोमेंट 2, मदर्स लव। कलाम के घर में कभी कभी खाना कम पड़ता था। उनकी अम्मी अपना खाना कलाम को दे देती थी। कलाम को बाद में पता चलता था कि अम्मी ने रात को खाना नहीं खाया। ये मदर्स की साइलेंट सैक्रिफाइसेस हैं जो हम अक्सर मिस करते हैं। आई एम गोइंग। मोमेंट 3, रिजेक्शन फ्रॉम एयरफोर्स। जब कलाम एयरफोर्स में सिलेक्ट नहीं हुए, वो ट्रेन में बैठकर रो रहे थे। उन्हें लगा कि लाइफ खत्म हो गई, लेकिन गॉड के प्लान्स अलग थे। अगर वो पायलट बन गए होते तो शायद मिसाइल मैन नहीं बनते, प्रेसिडेंट नहीं बनते। मोमेंट 4, SLV 3 फेलियर। 317 सेकंड्स। इतने सेकंड्स में इयर्स की मेहनत बर्बाद। कलाम का दिल टूट गया था, लेकिन उन्होंने फिर से खड़े होकर दोबारा ट्राई किया और कामयाब हुए। मोमेंट 5, लास्ट ब्रेथ। 27 जुलाई 2015 कलाम IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे स्टूडेंट्स को। टॉपिक था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ।
लेक्चर देती देती वो गिर गए, कार्डियक अरेस्ट। उनका लास्ट मोमेंट भी स्टूडेंट्स के साथ था। वो मर भी गए तो टीचिंग करते हुए। इससे बेटर एंडिंग क्या हो सकती है एक टीचर के लिए। रीडिंग कलाम्स की रिलेशनशिप्स विद डॉक्टर विक्रम साराभाई। साराभाई कलाम के लिए सिर्फ बॉस नहीं थे, वो एक फादर फिगर थी। साराभाई ने कलाम में वो पोटेंशियल देखा जो किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने कलाम को अपॉर्चुनिटीज दी, ट्रस्ट किया और ग्रो होने दिया। कलाम लिखते हैं, डॉक्टर साराभाई मेड मी फील इम्पोर्टेंट। ही मेड मी बिलीव दैट आई कुड डू ग्रेट थिंग्स। विद प्रोफेसर सतीश धवन। धवन से कलाम ने लीडरशिप सीखी, फेलियर में जिम्मेदारी लेना, सक्सेस में क्रेडिट शेयर करना, ये धवन की टीचिंग्स थी। विद डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश। ये एक और इम्पोर्टेंट मेंटर थी जो मेटलर्जी की एक्सपर्ट थी। उन्होंने कलाम को टीच किया कि मटेरियल साइंस कितनी इंपॉर्टेंट है रॉकेट्स और मिसाइल्स में। विद हिज टीम। कलाम अपनी टीम मेंबर्स के बारे में बहुत लिखते हैं। वो हर एक का नाम लेते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन एक्नॉलेज करते हैं। ये उनकी ग्रेटनेस थी। वो कभी अकेले का क्रेडिट नहीं लेते थे। विंग्स ऑफ फायर का टाइटल क्यों? विंग्स ऑफ फायर, आग के पंख। ये टाइटल बहुत सिंबॉलिक है। विंग्स, पंख, सपने, एम्बिशंस, डिजायर टू फ्लाई हाई। फायर, आग, पैशन, डेडिकेशन, बर्निंग डिजायर टू अचीव। मतलब जब तुम्हारी सपनों को पैशन की आग मिल जाए तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम उड़ सकती हो कितनी भी ऊंचाई तक। कलाम की लाइफ यही थी। उनके पास सपने थे, विंग्स, और उनके पास पैशन था, फायर। दोनों मिल गए तो उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। Important quotes from the book. Dream is not that which you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. All birds find shelter during a rain, but the eagle avoids rain by flying above the clouds. If you want to shine like a sun, first burn like a sun. Don't take rest after your first victory, because if you fail in second, more lips are waiting to say that your first victory was just luck. Man needs his difficulties in life, because they are necessary to enjoy success. Look at the sky. We are not alone. The whole universe is friendly to us and conspires only to give the best to those who dream and work. Climbing to the top demands strength, whether it is to the top of Mount Everest or to the top of your career. Great dreams of great dreamers are always transcended. Lessons from Wings of Fire. Lesson 1. Start small, dream big. कलाम न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन सपना था पायलट बनना। छोटी शुरुआत से डरो मत, बड़े सपने देखो। लेसन 2, फाइंड योर मेंटर्स। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे मेंटर्स होते हैं। अपने लाइफ में अच्छे टीचर्स ढूंढो, उनसे सीखो। लेसन 3, फेलियर टेम्पररी है। SLV 3 फेल हुआ, एयरफोर्स में रिजेक्शन मिला, लेकिन कलाम ने हार नहीं मानी। फेलियर सिर्फ एक चैप्टर है, पूरी बुक नहीं। लेसन 4, हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट। कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। कलाम 18-20 घंटे काम करते थे रोज। मेहनत करो, रिजल्ट आएगा। लेसन 5, स्टे हम्बल। भारत रत्न मिला, प्रेसिडेंट बनी, फिर भी सिंपल रही। ह्यूमिलिटी सबसे बड़ा ऑर्नामेंट है। लेसन 6, गिव बैक टू सोसाइटी। कलाम ने अपनी पूरी जिंदगी देश को दी। प्रेसिडेंट बनने के बाद भी टीचिंग की। पैसा नहीं कमाया, फेम नहीं चाहिए, बस सेवा की। लेसन 7, बिलीव इन योरसेल्फ। जब पूरी दुनिया कहती थी कि इंडिया मिसाइल्स नहीं बना सकता, कलाम ने कहा हम कर सकते हैं। सेल्फ बिलीव से इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होता है। लेसन 8, रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। कलाम मुस्लिम थे, लेकिन हर धर्म की इज्जत करती थी। उन्होंने प्रूव किया कि रिलीजन डिवाइड नहीं करता, इंसानियत सबसे ऊपर है। लेसन 9, लीड बाय एग्जाम्पल। कलाम पहले खुद करती थी, फिर दूसरों से कहते थे। वो सबसे पहले ऑफिस आती थी और सबसे बाद में जाती थी। लेसन 10, नेवर स्टॉप लर्निंग। 83 साल की उम्र तक कलम पढ़ते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे। लर्निंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए। रीडिंग, कलाम्स डेली रूटीन एज मेंशन्ड इन द बुक। 4 AM उठना, नमाज या मेडिटेशन। 5 AM न्यूज़पेपर पढ़ना, लेटर्स का जवाब देना। 6 AM ऑफिस या लैब पहुंचना। 6 AM to 9 PM नॉन स्टॉप काम। 9 PM डिनर, सिंपल वेजिटेरियन खाना मोस्टली। 10 PM रीडिंग या वीणा बजाना। 11 PM सोना। सैटरडे संडे कलाम के लिए हर दिन वर्किंग डे था। हॉलीडेज का कॉन्सेप्ट नहीं था उनके लिए। रीडिंग, व्हाई दिस बुक इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। ये बुक बताती है कि कोई भी बैकग्राउंड से आओ,
मेहनत से सब पॉसिबल है। फॉर प्रोफेशनल्स, लीडरशिप लेसन्स, टीम मैनेजमेंट, हैंडलिंग फेलियर, सब कुछ है इस बुक में। फॉर इंडियंस, ये बुक नेशनल प्राइड देती है। ये बताती है कि इंडियन साइंटिस्ट्स ने कितना सैक्रिफाइस किया देश के लिए। फॉर एवरीवन, ये बुक ह्यूमैनिटी, सिंप्लिसिटी और डेडिकेशन की कहानी है। रीडिंग। बुक का स्ट्रक्चर। विंग्स ऑफ फायर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ओरिएंटेशन 1931 टू 1963, बचपन से लेकर पहली जॉब तक। क्रिएशन 1963 टू 1980, SLV-3 और स्पेस प्रोग्राम। प्रोपिशिएशन 1981 टू 1991, मिसाइल प्रोग्राम। कॉन्टेम्पलेशन 1991 टू 1999, फिलॉसफी और विजन। हर सेक्शन में कलाम ने पोएट्री भी लिखी है। अपने कुछ पोएम्स शेयर किए हैं जो बहुत टचिंग हैं। रीडिंग। कलाम की पोएट्री फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर। कलाम एक पोएट भी थे। उनकी एक पोएम, माई हेयर इज वाइट बट माई माइंड इज शार्प, माई बॉडी इज ओल्ड बट माई ड्रीम्स आर यंग, आई मे नॉट फ्लाई अ प्लेन but I need missiles that fly. I may not touch the sky, but I send satellites there. I am just a small man from a small town who dared to dream big. फाइनल थॉट्स। दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे एक ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। ये बुक हमें बताती है कि गरीबी कोई लिमिटेशन नहीं है, एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है, सपने देखना जरूरी है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, फेलियर से डरना नहीं है, टीम के बिना कुछ नहीं होता, देश सेवा सबसे बड़ा काम है, सिंपल रहना सबसे मुश्किल और सबसे पावरफुल है। कलाम की जिंदगी एक मैसेज है कि तुम चाहे कहीं से भी आओ, कुछ भी बन सकते हो, बस तुम्हें चाहिए एक सपना, मेहनत करने की ताकत और हार ना मानने का हौसला। APJ अब्दुल कलाम सेड, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हो, सपने वो हैं जो आपको नींद ना आने देते। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। इंसान को मुश्किलों की जरूरत होती है क्योंकि सक्सेस का मजा तभी आता है जब मुश्किलों के बाद मिलती है। किसी भी देश का सबसे बड़ा एसेट उसकी नौजवान है, उन्हें सही डायरेक्शन दो, वो दुनिया बदल देंगे। मैं कोई स्पेशल इंसान नहीं हूँ, मैं बस एक सपना देखने वाला इंसान हूँ जिसने उस सपने के लिए मेहनत की। तुम अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी हैबिट्स बदल सकते हो, और तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारा फ्यूचर बदल देगी। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर है, और एक अच्छा दोस्त पूरी लाइब्रेरी के बराबर है। जब तक इंडिया दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डरते हुए मत जियो, ताकत के साथ जियो। मैं एक अनपढ़ मछुआरे का बेटा हूँ, मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं था, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने सपना देखा और उस सपने के लिए मरा। जिंदगी में अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचे या बुरा कहे तो दुखी मत हो, क्योंकि सर्कस में सबसे ज्यादा तालियां शेर को मिलती हैं, कुत्तों को नहीं। अगर तुम हार गई हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने ट्राई ही नहीं किया तो वो सबसे बड़ी हार है। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा, चाहे वो गांव का हो या शहर का, अमीर हो या गरीब, वो सपना देखे, बड़ी सपने, और फिर उस सपने को पूरा करने के लिए खून पसीना बहाए। यही मेरी दुआ है, यही मेरी प्रार्थना है। ये थी विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि पंख, विंग्स हम सबके पास हैं, बस उन्हें जलाने की जरूरत है पैशन की आग, फायर से। तो उठिए, सपने देखिए, मेहनत कीजिए और उड़ जाइए, क्योंकि आसमान भी छोटा पड़ जाएगा आपके लिए। रॉकेट इंडिया। समरी बाय अ फेलो ड्रीमर, इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम्स विंग्स ऑफ फायर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी ये मोटिवेशनल बुक समरी पसंद आई हो तो प्लीज हमारी चैनल थिंक रीड्स को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग बुक समरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज, सक्सेसफुल पीपल की बायोग्राफीज और लाइफ चेंजिंग लेसन्स लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और अमेजिंग बुक और इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी की जर्नी के साथ मिलेंगे। तब तक याद रखिए, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप, राइट? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन थिंक रीड्स।